नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारतीय जनगणना के इतिहास पर एक गहरी नज़र डालेंगे और ख़ास तौर पर देखेंगे कि इसमें पूछे जाने वाले सवाल कैसे बदले हैं, खासकर जाति वाले सवाल। ये विषय देखिए यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। हमारी ये चर्चा इंडियन एक्सप्रेस में छपी जानकारी पर आधारित है। हमारा मकसद ये समझना है कि वक्त के साथ जनगणना के सवाल कैसे विकसित हुए हैं और जो आने वाली जनगणना है उसमें जातिगत आंकड़ों का क्या मतलब हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी को परत दर परत खोलना। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, आने वाली जनगणना में लोगों से उनकी जाति पूछी जाएगी। ये जानकारी आखिरी बार 1931 की जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों में थी। हालांकि 1941 में भी इसे इकट्ठा तो किया गया था। हाँ, 1941 में पूछा तो गया था, पर वो डेटा कभी प्रकाशित नहीं हुआ। सही। और ये याद रखना भी जरूरी है कि जनगणना के आंकड़े तो वही होते हैं जो लोग खुद बताते हैं। वैसे ये काफी दिलचस्प है कि सवाल कैसे बदले हैं। 1872 की पहली जनगणना, वो जो एक साथ नहीं हुई थी पूरे देश में। जी, गैर तुल्यकालिक थी वो। हाँ, उसमें सिर्फ 17 सवाल थे और 2011 की आखिरी जनगणना में 29 सवाल। बिल्कुल। और देखिए, जो शुरुआती जनगणना थी 1872 वाली, उसमें तो बहुत बुनियादी चीजों पर जोर था। जैसे घर कैसा है, लिंग, उम्र, धर्म, जाति या वर्ग, पुरुषों का पेशा क्या है और साक्षरता। यहां तक कि ये भी पूछते थे कि कोई अंधा, बहरा, गूंगा, पागल या कुष्ठ रोगी तो नहीं। अच्छा, मतलब उस वक्त की सामाजिक चिंताएं झलकती हैं इनमें। हाँ, फिर देखिए 1881 में वैवाहिक स्थिति और मातृभाषा जैसे सवाल जुड़े। और 1901 में ये भी पूछा गया कि क्या व्यक्ति अंग्रेजी जानता है। जी हाँ, ये दिखाता है कि धीरे धीरे प्रशासन समाज की और बारीक जानकारियों में रुचि ले रहा था। भाषा, वैवाहिक स्थिति, ये सब शायद शासन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी समझे गए। और 1941 की जनगणना, उसमें तो और भी खास सवाल आए। हाँ, जैसे विवाहित महिलाओं से बच्चों की संख्या, कितने बच्चे जीवित हैं, पहले बच्चे के जन्म के समय माँ की उम्र क्या थी। रोजगार की तलाश से जुड़े सवाल भी। जी, वो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था ना, तो शायद सरकार श्रम शक्ति और जनसंख्या वृद्धि के पैटर्न को समझना चाह रही थी। योजना बनाने के लिए जरूरी था। अब आते हैं आजादी के बाद की पहली जनगणना पर, 1951 वाली। ये तो वाकई एक बड़ा मोड़ था। बिल्कुल, इसमें राष्ट्रीयता का सवाल था और विभाजन के कारण जो लोग विस्थापित हुए थे उनके बारे में पूछा गया। ये उस वक्त की सच्चाई थी। लेकिन एक बड़ा बदलाव भी हुआ। हाँ, जो जाति का सवाल 1931 और 1941 में पूछा गया था, वो हटा दिया गया। क्यों हटाया गया होगा? शायद यही सोच थी कि नया स्वतंत्र राष्ट्र जातिगत पहचानों से ऊपर उठकर एक एकीकृत पहचान बनाए। अच्छा। और हाँ, इसी जनगणना में असम के मूल निवासियों का डेटा भी लिया गया था। यही बाद में असम एनआरसी का आधार बना। और बेरोजगारी पर भी सवाल फरवरी 1951 से शामिल हुआ। तो जाति का सवाल हटा, लेकिन फिर अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी का कॉलम 1961 में पहली बार आया। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ये एक जरूरी बात है। 1951 में जाति हटाने का मकसद शायद राष्ट्रीय एकता था, पर 1961 तक संवैधानिक प्रावधानों और जो सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां थीं, उनके लिए SC/ST समुदायों की पहचान करना जरूरी हो गया। लेकिन सिर्फ SC/ST पूछा गया, उनकी खास जाति या जनजाति नहीं। 1961 में सिर्फ यही पूछा कि व्यक्ति SC/ST है या नहीं। उनकी विशिष्ट जाति या जनजाति का नाम नहीं पूछा गया था। और वो कब शुरू हुआ विशिष्ट जाति या जनजाति का नाम पूछना? वो शुरू हुआ 1981 की जनगणना से। अच्छा। और उसी साल पहली बार ये भी पूछा गया कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों गए, मतलब प्रवास का कारण। ये आंतरिक माइग्रेशन को समझने के लिए अहम था। और फिर हाल की जनगणनाओं में जैसे 2001, 2011 में तो और भी विस्तार हुआ। आर्थिक गतिविधियां, काम का प्रकार, मतलब नियोक्ता है, कर्मचारी हैं, अकेले काम करते हैं, हाँ, या पारिवारिक कार्यकर्ता हैं, और काम की जगह कितनी दूर है, कैसे जाते हैं, ये सब भी। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, हाँ, तो जनगणना के सवालों का जो विकास है, ये सीधे सीधे भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलावों को दिखाता है। 1872 के उन बुनियादी सवालों से लेकर 2011 के इतने विस्तृत सवालों तक का सफर ये बताता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम किन सूचनाओं को अहमियत देते रहें। और ये सारे आंकड़े नीति निर्माण के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अब ये जो आने वाली जनगणना में फिर से जाति पूछी जाएगी, इसके क्या मायने हो सकते हैं? खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये क्यों अहम है? देखिए, इसके कई पहलू हैं।
एक तरफ तो ये माना जा रहा है कि जातिगत आंकड़े होने से आरक्षण और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें शायद ज्यादा सही तरीके से लागू किया जा सकेगा, मतलब टारगेट करने में मदद मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये चिंताएं भी हैं कि कहीं इससे जातिगत पहचान और ज्यादा मजबूत ना हो जाए। सही। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो इन आंकड़ों के जो संभावित सामाजिक राजनीतिक नतीजे होंगे, नीति निर्माण पर उनका क्या असर पड़ेगा और इससे जुड़े जो संवैधानिक और नैतिक सवाल हैं उनका विश्लेषण करना बहुत जरूरी होगा। ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करने की बात नहीं है, इसके सामाजिक मायने बहुत गहरे हैं। तो कुल मिलाकर जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती भर नहीं है, ये एक तरह से इस बात का आईना है कि ये एक राष्ट्र के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं, हमारी चिंताएं और हमारी पहचानें समय के साथ कैसे बदली हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है जिस पर सोचना जरूरी है। ये जो नए जाति आधारित आंकड़े आएंगे उनका असल में इस्तेमाल कैसे होगा? समाज पर, नीतियों पर इसके दूरगामी असर क्या होंगे, अच्छे या बुरे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। हमारी आज की चर्चा इंडियन एक्सप्रेस के लेख पर आधारित थी। जैसा हमने कहा, यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से ये विषय काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।